बातचीत करें मेरे साथ जो है भानु प्रताप जी हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वरिष्ठ बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हो जो किसान जो है लगातार जो है सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, सरकार कह रही है हम समाधान निकालने के लिए तैयार है, कानून में कोई खामी है उसको सुधारने के लिए हम तैयार है, किसान मानने को तैयार नहीं है। ये तो वही बात होगी, यस और नो, कनपट्टी पे जो है बंदूक रख दिया, बताइए करना क्या है? ऐसा अरुण जी थोड़ा सा सुधारो। हाँ। किसान बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, सरकार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बात करने की क्या जरूरत है? हमारा तो सीधा है, आप तीनों कानून वापस लो और जो एमएसपी है उसके लिए कानून बनाओ, बात खत्म होगी। तो बात हम नहीं कर रहे, बात सरकार करना चाह रही है और सरकार जो चाह रही है कि केवल एमएसपी का आश्वासन देकर सारे मामले को खत्म कर दे, वो नहीं होगा इस बार। ये कानून तीनों वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा ताकि किसान को एमएसपी मिल सके। बहुत सीधी सी बात। एमएसपी तो हम दे ही रहे हैं। देखिए, इसको समझो आप, जो एमएसपी देने की बात करें ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, प्रशासनिक आदेश है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। इसकी कोई जो है इंप्लीमेंट करने के लिए कोई वैलिडिटी नहीं है प्रॉपर तरीके से कि आप इसको आप निश्चित रूप से लागू ही करना, ऐसा कुछ नहीं है। लागू तभी होगा, ये बाध्यकारी तभी होगा जब इसका कानून बनेगा। तो आप कानून बनाओ और कानून बना के जो हमें एमएसपी, दूसरा एमएसपी की जो बात कर रहे हो आप, क्या एमएसपी मिल रही है? मक्का का भाव आपने कर रखा है 1850 रुपए, मिल क्या रहा है? 1000 रुपए, 1000 रुपए, 700 रुपये मिला, 700 रुपए मिल रहा है, 700 रुपए मिला, ठीक है। मैंने बेचा है, बाजार की बात, मैंने 700 रुपये राजपुरा मंडी में मक्का बेचा है। तो 1850 सरकार का भाव है और मिल रहा है आपको 700 रुपए और 800 रुपए, तो एमएसपी कहाँ मिल रही है? सरकार इस बात का जवाब देगी क्या? दूसरा, जो धान है उसका भाव सरकार ने नोट किया है 1868 रुपए, मिल क्या रहा है? 1000 रुपए। तो कहां दाम मिल रहा है? 2600 रुपए आपका दाम है बाजरे का, मिल रहा है, बेचना पड़ा किसान को, जो किसान से खरीदा जाएगा 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए। आप दे कहां रहे हो एमएसपी? तो एमएसपी देने के लिए कानून लाना पड़ेगा और कानून में इस बात का भी प्रावधान करना पड़ेगा सरकार को। अगर कोई भी व्यापारी इससे कम एमएसपी जो सरकार निश्चित करती है उससे कम पे खरीदेगा तो उसकी सजा होगी, और सजा भी 7 साल की कम से कम होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जो एमएसपी आप निर्धारित कर रहे हो, एमएसपी अभी स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो C2 है उस पर 50% बढ़ा के आपको निर्धारित करनी है, वो नहीं करी सरकार ने। तो सरकार जो चालाकियां, ये बेईमानी कर रही है, हम सब समझ रहे हैं इस बात को। सरकार इस बात को कह रही है जब पिछले जो प्रावधान है हमने उनको नहीं छेड़ा है, हम कुछ नई चीजें लेकर आए क्या? तो नई चीजें किसके लिए लेकर आए हो? उन उद्योगपतियों के जिनके तलवे चाटते हैं मोदी जी, उनके लिए लेकर आए हैं ना। तो जिन उद्योगपतियों के आप तलवे चाट रहे हो, जिनकी आप गुलामी कर रहे हो, उनके भले के लिए आप लेकर आए प्रावधान, तो आप लाओ, हम नहीं मानते उस बात को। जो कानून हमारे पक्ष में नहीं है, जो कानून इस देश के अन्नदाता को बर्बाद करने के लिए है, वो सरकार को वापस लेना पड़ेगा। आज ये जो हालत हुई है, किसान जो है सरकार से बातचीत कर रहे हैं, यस और नो की तख्ती रखकर बैठ गए हैं, वहां जाकर खाना नहीं खा रहे हैं, चाय नहीं पी रहे हैं सरकार की। अगर संसद में बातचीत हो जाती, वोटिंग हो जाती, चर्चा हो जाती, तो इतनी बेइज्जती ना होती कम से कम। निश्चित रूप से मैं तभी तो बता रहा हूं कि सरकार, मोदी सरकार ने जिस तरह से गुंडागर्दी की है, अगर आप समझ रहे हैं आपका कानून बढ़िया है और आपके पास में बहुमत है, तो राज्यसभा में गुंडागर्दी से पास क्यों कराया आपने? राज्यसभा में मत विभाजन होने देते आप, उसके बाद में जिसके फेवर में जाता वो हो जाओ। अगर कानून के पक्ष में होता कानून पास हो जाता, अगर वो उसके विपक्ष में होता तो कानून वही खत्म हो जाता। आप कह रहे हैं कि संसद में सरकार पास होगी, संसद में आप देखिए, संसद में जो है आप दोनों समझे, लोकसभा में आपके पास संख्या थी, आपने पास करा लिया, राज्यसभा में जिस समय आया और राज्यसभा में उस पे जो मत विभाजन की बात हुई, उसे शोरगुल में गुंडागर्दी के माध्यम से उसको खत्म कर दिया, तो मत विभाजन नहीं हुआ, यानी उस पर वोट नहीं पड़ी। राज्यसभा में वोट पड़ती तो वैसे साफ हो जाता। और उसके बाद जब आप ये करके ले आए तो आप कह रहे हैं संसद से पास हुआ, संसद से पास नहीं हुआ। ये जो 2 गुंडे गुजरात से आगे यहाँ राज्य कर रहे हैं, इन्हीं दोनों गुंडों ने गुंडागर्दी से ही राज्यसभा में ये बिल पास कराया है। अन्यथा आप कानून से आप करा के देख लो, आप पता लग जाएगी आपको औकात क्या आपकी। अगर संसद में पास भी हो जाए, लेकिन अब जो है सड़कों पर फेल हो गया है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब आपकी संसद जो है गुलाम बन जाए तो सड़क ही रास्ता रहता है। हम तो वैसे भी मिट्टी में काम करने वाले हैं, तो भाई हम तो सड़क पे बैठे हैं। जब तक बात नहीं मानी जाएगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार या तो अपनी हमारी बात माने, नहीं तो ठीक है, सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। भारत बंद की तैयारी की जा रही है, 8 तारीख को की भारत बंद करेंगे, 9 तारीख को बातचीत होनी है सरकार से। सरकार से जब बात होगी, सरकार बात करेगी। देखिए, वैसे बात करने का मतलब नहीं है। बात क्या, आप संशोधन की बात कर रहे हैं क्या? हम किसी संशोधन की मांग कर रहे हैं ना।
हम किसी भी तरह के संशोधन की मांग नहीं कर रहे। तो बात का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं जो कानून बना इनको वापस लो आप, और उसको जो एमएसपी को आप कानून बनाओ, इतनी सी तो बात है। उसमें बात करने की जरूरत क्या है? फिर भी हम सरकार का मान रखते हुए बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बात करने जा रहे हैं तो जो सरकार कहेगी वो माना जाएगा। इन्हीं शर्तों पर बात करने भी बैठेंगे, कल भी बैठे थे, आगे भी तभी बैठेंगे। या तो ये कानून वापस ले और एमएसपी को कानून बनाए, ये नहीं है तो बात का कोई मतलब नहीं है। और बढ़ा भारत बंद का, भारत बंद होगा और पूरी ताकत के साथ में होगा। हम लोग भी सब लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है, ये आंदोलन इस देश का आंदोलन है, इस देश को बचाने का, इस देश की जनता को बचाने का आंदोलन है। और मैं तो देखिए बहुत पहले भी कहा था, ईवीएम के विरोध में हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और ईवीएम जब तक है, जब तक ये मोदी सरकार है, और मोदी सरकार जब तक है, जब तक ही इस देश में सारी गड़बड़ियां रहेंगी। इसलिए मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकना सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं लगातार। आपको क्या लग रहा है इस बार का जो आंदोलन है, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है मोदी सरकार को इतना बड़ा विरोध का सामना करना पड़ रहा है मोदी जी? अरुण जी, मेरी बात नहीं, आप पूरे यहाँ से लेकर वहां तक जाके देखिए, 20 किलोमीटर तक सारे किसान भाई रोड पे हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये तो बेशर्म सरकार है, बेईमान सरकार है, बेरहम सरकार है। यहाँ से वहां तक, और आप उधर टिकरी बॉर्डर पे चले जाइए, चारों तरफ जब किसान बैठा है तो हम लोग इस बात को तय करके बैठे हैं कि ये लड़ाई आर पार की। अभी नारा भी सुना आपने कि अब की बार क्या बात है, अब की बार आर पार। ये बिल्कुल आर पार की, आर पार ये तब भी हो जाता अगर ये कोरोना का संकट नहीं होता, सीए एनआरसी का जो आंदोलन चल रहा था, हम तभी 4 महीने में इसके घुटने तोड़ देते। लेकिन अफसोस कि कोरोना आ गया और ये सारा मामला गड़बड़ हो गया। पर अब जो किसान मैदान में आया है तो किसान है, ये कोई दलाल नहीं है, ये कोई मतलब किराए पे लाई हुई भीड़ नहीं है। ये अपनी इच्छा से अपनी लड़ाई लड़ने, अपना संघर्ष करने के लिए आए हैं, और ये जब ही जाएंगे जब इनकी मांग मारी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएंगे। बहुत सिंपल। बार जो है लग रहा है कि जो मोदी सरकार है पाला किसानों से पड़ गया, अब की बार हिंदू मुस्लिम में नहीं बट पा। हाँ, निश्चित रूप से। अगर देखिए सीए के आंदोलन में ये जरूर वो उसमें करने की कोशिश करते रहे कि ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम का है और मुस्लिमों के विरोध में है या इसके विरोध में, वो सब, लेकिन ये आंदोलन किसानों का है। और आप यहां से वहां तक देख रहे होंगे, हर जाति हर धर्म का किसान, वो किसान यहाँ मैदान में आंदोलन में है। तो यहाँ उनका हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई राजनीति तो है नहीं। ये भी है सर, क्योंकि जो सरकार है, जो बीजेपी है, किसान हितैषी होने का दावा करती है, कह रही भाई हम जो है, सुन लीजिए, कि किसानों की जो है आय दोगुनी कर देंगे, तमाम वायदे किए जा रहे हैं, ये वो सब, लेकिन किसानों से बड़ा वोट बैंक कोई नहीं है इस देश में। क्या किसानों को नाराज किया जा सकता है? नहीं, नाराज, देखिए एक चीज आप समझिए, इस और ये सबको समझना चाहिए, किसानों को भी समझना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सारे देश को ये बात बताना चाहता हूँ, इस सरकार को, अगर हम लोग इस भ्रम में हैं कि हमारी वोटों की जरूरत है, इस सरकार को किसी के वोटों की जरूरत नहीं है। ये सरकार ईवीएम के माध्यम से वोटों को लूट के जीतती आई है। अभी आपने देखा है कि महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव हुआ, औंधे मुगरी 6 में से 5 सीटें, और ये वो सीटें हार गए जो नागपुर में इनका गढ़ है आरएसएस का, और जहां का नितिन गडकरी इनका केंद्रीय मंत्री है, जहां का जो है इनका वो मुख्यमंत्री भी रहा, वो वहां उस सीट को ये हार गए हैं, सबसे मजबूत सीट जो इनकी है। तो आप ये समझिए कि 55 साल की जो सीट इनकी थी वो उड़ गई। क्यों उड़ गई? क्योंकि वहां पर जो चुनाव हुआ वो बैलेट पेपर से हुआ। तो बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव इस देश में शुरू हो जाएगा, ये सरकार जड़ से साफ हो जाएगी। इस देश में 20% से ज्यादा लोग बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। 80% लोग इस देश का बीजेपी के विरोध में है, और वो इस बात को जानते हैं। इसीलिए ईवीएम को वो हटा नहीं रहे हैं। जिस दिन ईवीएम हट गई, बीजेपी का पता नहीं लगेगा, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अगर सरकार रास्ता बहुत सीधा है। मैंने इसी मंच से, मैं 2 दिन पहले आया था, इसी मंच से कहा था, इस आंदोलन में आप ईवीएम के मुद्दे को भी शामिल कीजिए। सही बात है। अगर आप जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, ये मुद्दा आपका हल भी हो जाए, और हल हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, आपका मुद्दा हल भी हो जाए, उसके बावजूद भी बीजेपी बनी रहेगी, और जब तक बीजेपी बनी रहेगी इस देश में समस्याएं बनी रहेंगी। तो समस्या कानून नहीं है, समस्या है बीजेपी। इसलिए बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना सबसे पहली हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रही ईवीएम की बात, ईवीएम के लिए हम सबको, मैंने पहले भी कहा था, ईवीएम को इस मुद्दे में शामिल हमें करना चाहिए। इसका मतलब पंजाब में आप जीत गए,
पंजाब में बीजेपी हार गई, इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। आप लड़ किससे रहे? केंद्र सरकार से, और केंद्र में बने रहने के लिए वो सारे काम करती है। जब 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे 8,000 से लेकर 18,000 वोट ज्यादा निकली। अब मुझे आप ये बताइए कैसे निकली भाई? जब इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। आज तक 1.5 साल से ज्यादा हो चुका, आज तक जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। इसलिए हमको जड़ को समझना है। तो मैं ये मानता हूं कि इस आंदोलन में जो हमारी मांगे हैं इसमें थोड़ी सी मांग और ऐड की जाए। एक, ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दूसरा, मोदी सरकार इस्तीफा दे, लोकसभा को भंग करा जाए और दोबारा से बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराया जाए। बीजेपी से मुक्त कराना इस देश को मैं समझता हूं सबके सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर सर ये होगा कैसे? सर बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ आए हैं आज आंदोलन के लिए, आप कहिए ना, इसी मंच से कहिए कि ईवीएम भी हमारा मुद्दा है। हम सभी लोगों को, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो सिग्नेचर कैंपेन आप चला रहे हैं, वो सिग्नेचर कैंपेन हमने शुरू किया है ईवीएम के लिए, वो सारा मुद्दा इसमें जोड़िए तो सही। इसीलिए अब मुद्दे जोड़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अभी सरकार भी जो है हट धर्मी अपनाए हुए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने भी ठान लिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब कैसे समाधान निकलेगा? नहीं, देखिए, समाधान बहुत। किसान कब तक बैठा रहेगा? नहीं, किसान तो जब तक बैठेगा, किसान जब तक लड़ेगा, जब तक सरकार किसानों की मांग मानेगी नहीं। बहुत मुश्किल से, बहुत धैर्य के बाद, बहुत दिनों बाद किसान सड़क पर आया है। इस तरह से किसान अब तक मैंने नहीं देखा कि आजादी के बाद कभी सड़क पर आया हो। पहली बार इस तरह से सड़क पर आया है और मैं समझता हूं जो ये ठान के आया है, या तो हमारी मांगे मानी जाएंगी, नहीं तो इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इसीलिए लगातार देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन, भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, भिन्न भिन्न तरह के लोग इस आंदोलन से लगातार अब जुड़ते चले जा रहे हैं। और जैसे ये होगा, जितना बड़ा हो जाएगा, उतनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार के लिए मुसीबत खड़ी होगी। तो हमको किसी भी हालत में इससे कम पे जो सोचना नहीं है कि ये कानून तीनों वापस ले, सरकार और एमएसपी को कानून बना। अभी एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इस चीज को भी हम सबको समझने की जरूरत है। कुछ लोग, क्योंकि सरकार के भी जो हैं कुछ दल्ले हैं जो किसानों में संगठनों में हैं, तो उनमें से कुछ ये कह रहे हैं कि एमएसपी का अगर जो है हमें भरोसा दिला दे सरकार, तो हम ये आंदोलन, हमारे लिए तो उतना ही काफी है। नहीं, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि केवल एमएसपी की बात अगर सरकार कर दे तो आंदोलन खत्म कर देंगे, वो सरकार के दल्ले हैं। इन दल्लों से सावधान रहना है। हमारा आंदोलन एमएसपी के लिए नहीं है, हमारा आंदोलन दोनों के लिए। तीनों कानून वापस हो और एमएसपी को कानूनी दर्जा मिले, उसके लिए हमारा आंदोलन है। ठीक है, तो ऐसे मेरे साथ भानु प्रताप भाई ने बातचीत की है। पंजाबी जी हो रहा